हेलो दोस्तों, आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि आप टॉपिक से देख सकते हैं, आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान में जो कोचिंग सेंटर्स है उनको रेगुलेट करने को लेके गवर्नमेंट एक बिल लेके आई है। उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, अर्लियर क्या प्रोविजंस थे, अभी क्या प्रोविजंस ऐड हुए हैं और किस प्रकार से कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट किया जाएगा जिससे कि गवर्नमेंट अपना जो कमर्शियल इंटरेस्ट है उनको भी मेंटेन कर पाए और जो स्टूडेंट्स हैं उनके हितों का भी ध्यान रखा जा सके। इस प्रकार से गवर्नमेंट इस बिल को लेके आई है कि इन दोनों चीजों को बैलेंस किया जा सके। तो इसके क्या क्या प्रोविजंस है वो हम वन बाय वन करके देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम देखें इसमें कि राजस्थान कोचिंग सेंटर बिल 2025, अगर इसके हम नॉर्मल प्रोविजंस की बात करें तो क्या है। सबसे पहले हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। तो आज की डेट में अगर हम राजस्थान की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोचिंग हब जो है वो राजस्थान में एग्जिस्ट करता है, स्पेशली कोटा, और सेकंड है सीकर। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट को एक अच्छा खासा रेवेन्यू देता है। मतलब राजस्थान की जो जीएसडीपी है उसमें ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। 60,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री है, सपोर्टिंग 10 लाख पीपल। मतलब 10 लाख लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है और 50 लाख स्टूडेंट्स इससे जुड़े हुए हैं। ये तो आपको पता होगा, कोटा है, सीकर है, इसके अलावा जयपुर वगैरह में भी है। स्पेशली अभी हम देखें जो स्टेट सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज है, उनका जो कोचिंग हब है उसको हम कह सकते हैं जयपुर और जोधपुर उभर के आ रहे हैं। तो जो राजस्थान है उसमें कोचिंग इंडस्ट्री काफी तेजी से एक्सपैंड हो रही है। ठीक है, लेकिन हम स्टूडेंट्स की सुसाइड की बात करें, स्पेशली स्टूडेंट्स की जो मेंटल हेल्थ है वो कोचिंग और हम कह सकते हैं कि अभी कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि उसके प्रेशर को लेके कई बार सुसाइड्स की टेंडेंसीज उनमें देखने को मिलती है। बहुत सारे सुसाइड के केसेस भी आपको आए दिन न्यूज़पेपर में भी पढ़ने को मिलते होंगे। ठीक है, तो इससे क्या पब्लिक कंसर्न ट्रिगर हो चुका है और हाई कोर्ट ने भी इसमें संज्ञान लिया था। स्वतः संज्ञान जो लेते हैं ना, स्यूमोटो कॉग्निजेंस, वो भी हाई कोर्ट ने ले रखा है। और इसको लेके मतलब हाई कोर्ट ने भी स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था कि इनको रेगुलेट करने की जरूरत है, स्पेशली स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को देखते हुए। ठीक है, बिल एम्स टू रेगुलेट कमर्शलाइजेशन, इंश्योर स्टूडेंट वेलफेयर एंड प्रोवाइड अ सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, स्टूडेंट वेलफेयर को भी ध्यान रखना है, एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट भी क्रिएट करने की जरूरत है और कमर्शियलाइजेशन है उसको भी रेगुलेट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अच्छा खासा रेवेन्यू दे रहा है। तो इस इंडस्ट्री को हम कंप्लीटली शट डाउन नहीं, इंडस्ट्री को ढंग से रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, अब इसके की प्रोविजंस हम देखें तो वो क्या क्या है। रजिस्ट्रेशन तो है, तो ऑल कोचिंग सेंटर्स विद मोर देन 100 स्टूडेंट्स उनको रजिस्टर करना ही करना है विद इन 3 मंथ्स। तो रजिस्ट्रेशन करना इसीलिए इम्पोर्टेंट है जिससे कि उनको ढंग से रेगुलेट किया जा सके और वो स्टेट गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उनको अच्छे से फॉलो कर सके। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, मिनिमम 1 स्क्वायर मीटर एरिया पर स्टूडेंट। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो कोचिंग सेंटर्स में जो क्लासरूम्स होते हैं वो काफी कंजेस्टेड होते हैं, स्टूडेंट्स मतलब बहुत ही थोड़े से स्पेस में बैठते हैं। वैसे आज की डेट में हम बात करें तो एजुकेशन काफी डिसेंट्रलाइज हो गया है, स्पेशली यूट्यूब वगैरह के आने के बाद में आप मतलब यूट्यूब से ऑनलाइन अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आपको कोचिंग सेंटर्स में इतना पे करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और मतलब आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे कोचिंग सेंटर्स में इतना मतलब जो कंजस्टेड और ये सारी चीजें हैं उन चीजों को रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ट्यूटर क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, मतलब जो आपको टीच कर रहा है उनकी क्वालिफिकेशन भी प्रॉपर होना इंपॉर्टेंट है। मस्ट हैव एटलीस्ट अ ग्रेजुएट डिग्री। क्योंकि कई बार कोई ट्यूटर होता है वो इतना मतलब क्वालिफाइड ना हो, उनके पास वो डिग्री ना हो स्पेसिफिकली, फिर भी वो टीच कर रहे हैं ड्यू टू पॉपुलैरिटी एंड अदर इश्यूज। तो उस चीज को भी रेगुलेट करना इंपॉर्टेंट है। फिर टीचिंग नॉर्म्स क्या है, मैक्सिमम 5 आवर्स पर डे वीकली ऑफ फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। मतलब टीचर्स का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो और स्टूडेंट्स पे भी एक्सेसिव प्रेशर क्रिएट ना हो, तो उसके लिए क्या है, मैक्सिमम 5 आवर्स पर डे टीचिंग नॉर्म्स को स्टैब्लिश किया है। फिर ट्रांसपेरेंसी इसमें होनी चाहिए, मतलब वेबसाइट्स मस्ट डिस्प्ले फीस पॉलिसी, फी की जो पॉलिसी है क्या उनकी नॉर्म्स है, फी पॉलिसी क्या है, ट्यूटर क्वालिफिकेशन, सक्सेस रेट्स, हॉस्टल फैसिलिटीज, वो सारी चीजें जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल होनी चाहिए। फिर कोई मिसलीडिंग प्रोमिसेस नहीं होने चाहिए कि भाई आपको गारंटेड रैंक्स या आपका मतलब हम कह सकते हैं कि आपको गारंटेड कॉलेज मिलेगा। अगर हम ये जैसे नीट पीजी या नीट यूजी की बात करें या फिर आईआईटी जेई,
जेई मीन्स इन सारे एग्जाम्स की बात करें, या फिर हम ये सिविल सर्विसेज की बात करें, तो उसमें कई बार मिसलीडिंग प्रोमिस किए जाते हैं कि आप भाई आप हमारा कोचिंग ज्वाइन कर लो और उसके बाद में आपको गारंटेड सक्सेस मिलेगी, पर ऐसा नहीं होता है। इसमें काफी सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। आपके सक्सेस के पीछे आपकी मेहनत तो होती ही होती है, इसके साथ ही दूसरे वेरिएबल्स भी होते हैं। आपका एनवायरनमेंट होता है, आपके मतलब आप जहाँ पे भी कोचिंग कर रहे हैं वहाँ पे टीचर्स आपको प्रॉपर एजुकेशन दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। इसके साथ ही आपको आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये सारी चीजें, इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स मतलब इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसीलिए काउंसलिंग का भी प्रोविजन रखा है कि करियर गाइडेंस भी होना चाहिए, और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो है वो भी बच्चों को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर गवर्नेंस क्या है? स्टेट अथॉरिटी विथ एजुकेशन, पुलिस ऑफिशियल, साइकियाट्रिस्ट और पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो इस चीज का भी इसमें ध्यान रखा है कि स्टेट अथॉरिटी है, एजुकेशन, पुलिस ऑफिशियल, साइकियाट्रिस्ट, पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव, तो ये सारी चीजें जो है इनको भी शामिल किया है। सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इसमें शामिल करना इंपॉर्टेंट है। फिर डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, उसमें कौन कौन रहेंगे? जो डीएम रहेंगे, एसपी रहेंगे, हेल्थ ऑफिसर रहेंगे जो भी उस डिस्ट्रिक्ट के, फॉर मॉनिटरिंग एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल। इसमें पेनल्टीज का भी प्रोविजन है। अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो स्टेट की गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको 50,000 पे करने पड़ेंगे फॉर फर्स्ट वायलेशन, 2 लाख फॉर सेकेंड वायलेशन, और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर रिपीटेड ऑफेंसेस। मतलब ये सारी गाइडलाइंस, जैसे काउंसलिंग का प्रोविजन होना चाहिए, ग्रीवियंस रिड्रेसल पैनल होना चाहिए, टीचिंग नॉर्म्स को फॉलो करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज को फॉलो करें, ट्यूटर क्वालिफिकेशन, वेबसाइट्स पे सारी चीजें डिस्प्ले हो, ये सारी चीजें उस पे होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्रिटिसिज्म क्या है? अब कुछ लोगों ने, जैसे कुछ जो हम कह सकते हैं कि ऑपोजिशन वगैरह जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस बिल को। क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन फ्रॉम अर्लियर ड्राफ्ट, अर्लियर पेनल्टीज क्या थी? 2 से 5 लाख थी, एंड कवरेज वॉज फॉर सेंटर्स विथ मोर देन 50 स्टूडेंट्स। अब उन्होंने इसको बढ़ा दिया, मतलब पहले क्या 50 स्टूडेंट भी हो तो भी उनको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना इंपॉर्टेंट था, अब उन्होंने इस प्रोविजन को बढ़ा के 100 स्टूडेंट कर दिया। तो हम कह सकते हैं इसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर दिया प्रोविजन को। फिर डेविएशन फ्रॉम सेंट्रल गाइडलाइंस, सेंटर की क्या गाइडलाइंस है? एग्जाम्पल, नो। फिर नेक्स्ट इसमें जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है कि नो बार ऑन इनरोलिंग स्टूडेंट्स बिलो 16, तो मतलब 16 ईयर्स से नीचे के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इनरोल नहीं करना चाहिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। पर इस चीज को इसमें जो करंट बिल है राजस्थान गवर्नमेंट का, उन्होंने इस चीज को इसमें शामिल नहीं किया है। जबकि आप देखेंगे कि 16 ईयर्स से जो नीचे के स्टूडेंट्स हैं वो भी कई बार कोचिंग लेते हैं, स्पेशली जैसे जो यूपीएससी नहीं, सॉरी, जैसे जैसे जो अपने जेई वगैरह की जो बच्चे कोचिंग करते हैं, स्पेशली जेई की, नीट वगैरह की, तो कई बार बच्चे 8th क्लास से ही कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या उनकी मेंटल हेल्थ काफी नेगेटिवली अफेक्ट होती है, क्योंकि कोचिंग जनरली ये होना चाहिए कि आप 10th या 11th, मतलब आपका इनफैक्ट आप या तो 11th से शुरू कर सकते हैं या 11th 12th के बाद जेई वगैरह की कोचिंग ले सकते हैं, क्योंकि आपकी 1 से 2 साल की कोचिंग भी सफिशियंट होती है, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को भी रेगुलेट करना इंपॉर्टेंट है। फेल्स टू एड्रेस सुसाइड्स एडिक्वेटली, ये भी इसमें आ रहा है कि वही जो सुसाइड की प्रॉब्लम है, मतलब काउंसलिंग को स्ट्रिक्टली मैंडेटरी नहीं किया है। मतलब कुछ कोचिंग्स जो है, मतलब स्पेशली जो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स होती है वहां पे काउंसलिंग सेशंस वगैरह होते हैं, पर कई बार जो छोटे लेवल पे जो कोचिंग्स होती है वहां पे ऐसा काउंसलिंग मैंडेटरी नहीं होता है ना। तो इस चीज को भी मैंडेटरी नहीं रखा है। फिर ऑफिशियल्स हैवी मॉडल, मतलब फियर ऑफ रेड टेपिज्म एंड इंस्पेक्टर राज, मतलब आप देख सकते हैं जैसे कि ये जो अथॉरिटी जो बनाई है डिस्ट्रिक्ट कमेटी वगैरह, तो इसमें जो ऑफिशियल्स है उनको शामिल किया है। और आप देख सकते हैं ऑफिशियल्स के बाद में ऑलरेडी ऑलरेडी उनके पास में टाइम का काफी पॉसिटी रहती है, टाइम की कमी रहती है, तो फिर भी ऑफिसर्स को शामिल किया, तो इसलिए इसको इंस्पेक्टर राज हम कह सकते हैं कि ये रेड टेपिज्म की और मतलब ब्यूरोक्रेटिक हैवी है ये, इसमें जो इन्होंने कमेटी भी बनाई है उसको, ठीक है। फिर इकोनॉमिक कंसर्न क्या है? मे ड्राइव स्मॉल सेंटर्स आउट बट हार्मिंग कोटा एंड सीकर इकोनॉमिक्स, मतलब जो स्मॉल सेंटर्स है स्पेशली जहाँ पे 50-100 स्टूडेंट्स रहते हैं, है ना, तो उनको ये आउट कर सकता है, क्योंकि उनको इतने रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए कॉस्ट जो है उनकी बढ़ जाएगी। पर जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे आप एलन वगैरह की बात करें, तो काफी बड़े बड़े और ह्यूज स्केल पे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रहते हैं, तो वो ये सारी चीजें, वो गाइडलाइंस इजीली फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए ये सब चीजें अफोर्ड करना इजी है। जबकि जो स्मॉल लेवल के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वो इतनी गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब भी ऐसे रेगुलेशंस आते हैं तो वो स्मॉल कोचिंग्स को ज्यादा निगेटिवली अफेक्ट करते हैं रेदर देन ह्यूज कोचिंग या बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स।
फिर अपोजिशन चार्ज क्या है? बिल फेवर्स बिग कोचिंग इंस्टीट्यूट, वही मतलब स्टूडेंट्स को फेवर नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फेवर कर रहे हैं, ऐसा अपोजिशन चार्ज कर रही है। पर गवर्नमेंट क्या कह रही है? It seeks balance and justice, not to overburden कोचिंग इंडस्ट्री, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री उनको अगर ओवरबर्डन कर देंगे तो वो अभी आज के टाइम में मतलब आपने देखा 60,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है फॉर स्टेट, मतलब राजस्थान स्टेट की जीडीपी में, है ना, जीएसडीपी में। तो अगर उनको इतना ओवरबर्डन कर देंगे तो उससे कहीं ना कहीं स्टेट का रेवेन्यू अफेक्ट होगा नेगेटिवली। और इसमें ये भी है कि स्टूडेंट्स का हित जो है उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो बैलेंस और जस्टिस, इन दोनों चीजों को मतलब एक प्रैग्मेटिक सोच रख के दोनों चीजों को बैलेंस करना जरूरी है। अब आप ये जो चीज है ये अपने एथिक्स के केस स्टडी में भी लिख सकते हैं। अगर आपका एथिक्स का कोई आंसर आता है तो उसमें भी आप इस प्रकार की चीजों को कोट कर सकते हैं। ठीक है, कि बैलेंस वेलफेयर वर्सेस कमर्शियल इंटरेस्ट, ये दोनों चीजों को बैलेंस किया जा सकता है यदि गाइडलाइंस जो है उनको मतलब उसमें क्रिमिनलाइजेशन के प्रोविजंस कम हो, काउंसलिंग के सेशंस हो, मतलब काउंसलिंग की चीजों को इम्पोर्टेंट किया जाए जिससे स्टूडेंट्स के हितों का ध्यान रखा जा सके। फिर एजुकेशन रिफॉर्म पे ध्यान दिया जाए, मेंटल हेल्थ और स्टूडेंट सेफ्टी पे ध्यान दिया जाए, स्टेट इकोनॉमी पे भी ध्यान दिया जाए। तो ये एक हम कह सकते हैं इट मे बिकम अ टेम्पलेट फॉर नेशनल रेगुलेशन, क्योंकि राजस्थान स्टेट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं पूरे इंडियन गवर्नमेंट के केस में। हम अगर बात करें, अगर इंडिया पूरे नेशन की बात करें तो उसमें राजस्थान जो है एक ऐसा स्टेट कह सकते हैं जहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है उसकी इकोनॉमी में भी और स्टूडेंट्स के भविष्य में भी। तो यही ये लेक्चर था। आई होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू डेफिनेटली पॉजिटिव। थैंक यू।